हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्स टाइम पे। दोस्तों, आज से हम सीटेट द्वारा जारी ऑफिशियल प्रश्न पत्र टेस्ट 1 मैथ का सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये आयोग ने जो पेपर अपने वेबसाइट पे उपलब्ध करा रखी, उसी पेपर को हम और उसी फॉन्ट में सॉल्व करेंगे जिस फॉन्ट में आपको एग्जाम हॉल में पेपर मिलता है। सेम वही एक्सपीरियंस यहाँ होगा आपको। दूसरी बात दोस्तों, ये क्लास उन बच्चों के लिए स्पेशली है जो मैथ में कमज़ोर हैं या इससे पहले उन्होंने सीटेट दे रखी है और 30 में उनके 10 नंबर या 5 नंबर भी मैथ में नहीं आए हैं। उन बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि दोस्तों, इस क्लास को आप देखने के बाद खुद कहोगे सर इस बार मेरे मैथ में तो 30 में 30 जरूर आएंगे। किसी सब्जेक्ट में पूरे नंबर आए या ना आए, लेकिन मैथ में तो जरूर आएंगे। और ये कौन से बच्चे कहेंगे जो पिछली बार की परीक्षाओं में 5-6 नंबर भी नहीं प्राप्त किए, वो बच्चे कह के जाएंगे। मात्र इस वीडियो को देखने के बाद आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कह के जाओगे दोस्तों कि सर इस बार मेरे मैथ में 30 में 30 जरूर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा आपसे मेरा निवेदन है। दोस्तों, आपने YouTube के इतिहास पे कई घंटे के मैराथन देखे होंगे, 10 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, लेकिन ये क्लास मात्र 40 से 45 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 40 या 45 मिनट की होगी। इस क्लास को एक बार धैर्यपूर्वक पूरा देख लीजिए और पूरा देखने के बाद मैं ये गारंटी लेता हूँ कि इसी वीडियो के कमेंट में आप खुद ये लिख के चले जाओगे कि सर इस बार तो जिस तरीके से क्लास आपने दी है मेरे मैथ में 30 में 30 जरूर आएंगे। और ये मैथ में सबसे कमजोर बच्चा कहेगा जिसकी मैथ एकदम वीक है या मैथ के बारे में उसको कोई नॉलेज नहीं है, वो बच्चे कह के जाएंगे जो अभी तक 5 भी नंबर भी नहीं पाए हैं। इसी के साथ इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए सेम दोस्तों उसी फॉन्ट में, जिस फॉन्ट में एग्जाम में पेपर में आपको क्वेश्चन मिलते हैं उसी फॉन्ट में क्वेश्चन है और आयोग के वेबसाइट पे प्राप्त ये प्रश्न पत्र है, इधर उधर के प्रश्न पत्र नहीं है। जो आयोग ने दे रखा अपने वेबसाइट पे वही है और सेम जो एग्जाम हॉल में जिस फॉन्ट में आपको मिलेगा उसी फॉन्ट में मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। एक नई अप्रोच आपको लेके जाओगे एग्जाम हॉल में कि कैसे पेपर को सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, पूछा गया है 2/7 प्लस 7/2 बराबर है। देखिए ये भिन्न का जोड़ पूछा गया है और ऐसे क्वेश्चन हर बार सीटेट पूछता है। 2/7 प्लस 7/2। देखिए भिन्नों को जोड़ना सबसे आसान होता है। आप नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई करा लीजिए, 7 दूनी 14 ऐसे लिख लीजिए, फिर एक क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, 2 का 2 से गुणा, 2 दूनी 4 और 7 का 7 से गुणा, 7 7 49। यहाँ अगर प्लस दिया है तो प्लस लिख लीजिए, अगर यही माइनस दिया होता तो आप यहाँ माइनस लिख लीजिए। अब 49 और 4 53/14 कितना आ गया 53/14। अब देखिए ऑप्शन में अगर आपको कहीं 53/14 दिख जाए तो वही आंसर सही करके टिक कर दीजिए। नहीं दिख रहा एक स्टेप आप आगे बढ़िए, 14 ऐसे नीचे लिख लीजिए, फिर 14 का टेबल पढ़िए। 14 का 14, 14 दूना 28, 14 तिया 42, 14 चौका 56। यानी अगर 14 चौका तक हम जाते हैं तो 56 ज़्यादा हो जाता है, नहीं हम 3 तक जाएंगे। 14 तिया 42। अब 53 से 42 कितने कम हैं तो 11 कम है। इस 11 को हम यहाँ लिख देंगे, 3 से ही 11/14, यही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब आपसे सीटेट के किसी भी पेपर में भिन्न का जोड़ पूछे, भिन्न का घटाव पूछे, आप सिंपली नीचे का नीचे गुणा, फिर एक क्रॉस मल्टीप्लाई कराइएगा। प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस लिखिए। यहाँ अगर आंसर मिल जाता है तो ठीक है, टिक करिए, नहीं मिल रहा एक स्टेप आगे बढ़िए। और सीटेट लगभग अपने इसी पैटर्न पे काम करता है, जिस पैटर्न पे उसने पेपर दिया अगले साल भी उसी पैटर्न पे पेपर बनाएगा और उसी तरीके से क्वेश्चन पर डिजिट चेंज करेगा। आप बताइए कोई बच्चा मैथ नहीं जानता था या उसको कोई मैथ के बारे में प्रीवियस नॉलेज नहीं थी, क्या वो बच्चा मैथ का क्वेश्चन नहीं बना पाएगा? वो नीचे से नीचे का गुणा नहीं करा पाएगा, वो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करा पाएगा। इस क्वेश्चन को चाहे जिस बच्चे को आप दे देंगे आप सीटेट का, वो तुरंत लगा लेगा। इसी के साथ चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसमें संख्याएं अवरोही क्रम में अव्यवस्थित हैं? अब देखिए 2 शब्द, एक अवरोही एक आरोही, एक अवरोही और एक आरोही, इन दोनों पे सीटेट क्वेश्चन पूछता है और इन दोनों में से एक ना एक पे हर साल क्वेश्चन पूछता है। अब आप अवरोही और आरोही क्या होता है? देखिए अवरोही उस श्रृंखला को कहते हैं जिसमें संख्याएं बड़ी से छोटी की ओर लिखी जाए, जैसे 10, 9, 8, 7, 6, 5, ऐसी कोई श्रृंखला दी जाए जिसमें बड़ा शब्द सबसे पहले लिखा जाए फिर छोटे अंक लिखे जाएं, उस श्रृंखला को अवरोही क्रम कहते हैं। फिर आरोही क्रम किसको कहेंगे?
आरोही क्रम किसको कहेंगे? जिसमें छोटी संख्या पहले लिखी जाए, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरीके से अगर कोई श्रृंखला लिखी जाए कि छोटी से बड़ी की तरफ लिखी जाती है, उस श्रृंखला को आरोही क्रम कहेंगे। जो बड़ी से छोटी की तरफ जाएगी वो अवरोही क्रम कहेंगे। अब इस टाइम तो हमने आपको समझा दिया, आप समझ गए, लेकिन होता क्या है एग्जाम प्रेशर में आप भूल जाते हैं कि सर ने अवरोही में बढ़ते क्रम से घटते क्रम की ओर बताया था या आरोही में घटते से बढ़ते क्रम की ओर बढ़ाया था। तो इसका एक मैं सबसे आसान तरीका आपको बताऊंगा। देखिए, आरोही में 3 शब्द है, अवरोही में 4 शब्द है, यहाँ एक व एक्स्ट्रा हो गया। अब आप ये याद कर लीजिए, जिसमें एक शब्द ज्यादा है उसमें हम बड़े से छोटे की ओर चलेंगे, क्योंकि उसमें एक शब्द ज्यादा है तो बड़ी संख्या पहले लिखेंगे फिर छोटी संख्या लिखेंगे, जैसे 10, 9, 8, 7 इस तरीके से। और जिसमें एक संख्या कम है, जैसे आरोही आपने देखा, तुरंत समझ जाएंगे अवरोही से एक शब्द कम है, यानी इसमें छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे। तो अब आप जीवन में अवरोही आरोही नहीं भूलेंगे, चाहे जितना एग्जाम प्रेशर हो। अब देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन सीटेड देगा, 4 ऑप्शन देगा, ऐसे आपको पेपर मिलेगा। उसमें ऐसे 5-6 संख्याएं, उसी संख्याओं को उल्ट पलट के इधर उधर लिखी गई है चारों ऑप्शनों में। इसमें हम एक ऐसी श्रृंखला ढूंढने जिसमें बड़े से छोटे की तरफ लिखी गई हो। अब देखिए, ऐसे अगर हम चेक करेंगे तो हमको चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। हो सकता है अगर डी में हो ऑप्शन तो चारों में चेक करने पड़ेंगे, तो इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगता है। मैं आपको इसका एक नया अप्रोच बताऊंगा। आप ऐसे चेक करिए, जैसे यहाँ 20.2 लिखा है, यहाँ भी 20.2, यहाँ 20.2, यहाँ उसने 2.0 दे दिया, यानी इस श्रृंखला में कहीं आगे 20.2 दिया जरूर होगा। तो ये नहीं होगा क्योंकि इसमें छोटा पहले ले लिया गया है, बड़ा कहीं बाद में 20.2 जैसे यहाँ रखा गया है। ठीक है, फिर अब इन तीनों में आप चेक करिए, 2.2, 2.2, 2.02, यहाँ छोटी रख दी गई, इसमें कहीं आगे 2.2 दिया होगा तो छोटी पहले ले आई गई है, तो नहीं होगा क्योंकि बड़ी फिर रखी जाएगी फिर छोटी रखिए। अब इन दोनों में ये तीसरी संख्या आप चेक करिए, 2.02 और 2.02। अब देखिए, यहाँ से ये बड़ी है ये छोटी है, ये वाली संख्या आगे कहीं होगी, जैसे ये है, तो इसमें छोटी पहले रख दी गई, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आप टिक कर दीजिए। ऐसे आपको पेपर मिलेगा सेम इसी फॉन्ट में, और ऐसे आप अपना पेन लीजिएगा, इसी तरीके से मार्क करके आप 4-5 मात्र 5-6 अंकों को चेक करेंगे और ऑप्शन मिल जाएगा। अवरोही पूछेगा तो आप तुरंत बताओगे सर बड़े से छोटे की ओर चलेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में एक की मैंने याद दिलवा दी, जिसमें एक शब्द एक्स्ट्रा हो उसमें बड़े से छोटे की ओर, जिसमें एक शब्द कम है उसमें छोटे से बड़ी की ओर। अब शायद ऐसे सवाल आप कभी ना गलत करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 4, 5 और 6 के सबसे छोटे सारगुणज और 5, 6, 10 के सबसे छोटे सारगुणज में अंतर। अब कई सारे दोस्त जिनकी मैथ वीक है वो सारगुणज नहीं जानते होंगे किसको कहते हैं। देखिए, सारगुणज उनको कहते हैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ 4 और 5, तो इसका अगर हमें सारगुणज का मतलब एक ऐसी संख्या बताओ जो 4 और 5 दोनों से विभाजित हो जाए। जैसे आप कहो सर 20 देखिए 5 से विभाजित हो रहा है, 5 चौक 20, 4 से विभाजित हो रहा है, 4 पंचे 20, या आप कह दिए सर 40, 5 से हो रहा है 5 धामा 40, 4 से हो रहा है 5 अट्ठे 40 और 4 से हो रहा है 4 धामा 40। तो सारगुणज आप समझ गए कि जिन संख्याओं का सारगुणज पूछा जाए वो एक ऐसी संख्या होती है जिनसे वो पूर्णतः विभाजित हो। लेकिन यहाँ सबसे छोटे सारगुणज यानी एक ऐसी संख्या इनकी बतानी है जिससे छोटा कोई और संख्या हो ना। तो आपने देखो बचपन में आपने लासा पढ़ रखा होगा, क्या पढ़ रखा होगा, लघुत्तम समापवर्तक। कैसे आपने निकाला होगा, जैसे आपसे किसी ने कहा होगा 4 और 6 का लासा निकालिए, तो आपने ऐसे एक टेबल बनाई होगी, फिर यहाँ से आपने 2 लिया होगा तो 2 दूनी 4, 2 तीन 6, फिर आपने 1 2 निकाला होगा, 1 लिख दिया होगा, 2 1 कम 2, 3 कटेगा नहीं ऐसे लिखा होगा, फिर 3 आपने निकाला होगा, 1 कामा 1 लिखा होगा। जहाँ सब पद 1 हो जाते हैं वहीं इनका आप मल्टीप्लाई कराते थे, 2 गुणे 2 गुणे 3 यानी 2 दूनी 4 3 12। इसका लासा आप क्या बताएंगे, 12। अब देखिए 12 एक ऐसी संख्या लासा में निकलती थी जिसका आप लासा निकालते थे उसकी एक सबसे छोटी संख्या ही सारगुणज निकलती थी, उससे छोटी कोई नहीं निकलेगी और ये पूर्णता इससे विभाजित हुई। देखिए 6 दूनी 12, 4 3 12। अब क्या 12 से छोटी कोई संख्या मिल सकती है जो इन दोनों से विभाजित हो, नहीं मिल सकती। तो लासा जो है वो सबसे छोटा सारगुणज ही है दोस्तों, सबसे छोटा सारगुणज मतलब लासा ही वो कह रहा है। अब आप यहाँ क्वेश्चन पे चले आइए, उसने कहा था कि 4, 5 और 6 के सबसे छोटे सारगुणज, तो 4 लिखिए,
5 लिखिए 6, और उसी तरीके जैसे आप बचपन में निकालते थे, पहले यहाँ से आपने 2 निकाल लिया, 2 दूनी 4, 5 कटेगा नहीं ऐसे लिख लिया, 2 3 6, फिर 2 आपने निकाल लिया, 1 5 और 3 आपने ऐसे नोट कर लिया, फिर 5 निकाला 1, फिर 5 एकम 5, 3 ऐसे आपने नोट कर लिया, 3 निकाला 1, फिर 1, फिर 1। अब जब सभी संख्याएं 1 1 हो गई तो आप इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 3, 2 दूनी 4 पंचे 20 तियाँ 60, इसका लासा 60 आना आ गया, यानी कि सबसे छोटा सारगुणज 4 5 और 6 का क्या हो गया 60 हो गया। फिर इसने कहा था 5 6 और 10 के सबसे छोटे सारगुणज, फिर आप ऐसे चार्ट बनाइए 5 6 और 10 का सबसे छोटा सारगुणज, यानी आप लासा निकालिए। यहाँ पहले 5 कॉमन कर लीजिए, क्या कॉमन कर लीजिए 5 कॉमन कर लीजिए, इसको फिर से लिख दे रहे हैं 5 6 और 10, यहाँ 5 कॉमन कर लीजिए, 1 बचा, 6 ऐसे उतार दीजिए, 5 दूनी 10, फिर यहाँ से आप 2 निकाल लीजिए, 1 ऐसे लिख दीजिए, 2 3 6 1 लिख लीजिए, 3 निकाल लीजिए, 1 1 1, अब ऐसे लिख लीजिए 5 गुणे 2 गुणे 3, 5 दूनी 10 तियाँ 30, ये आ गया किसका 5 6 और 10 का सबसे छोटा सारगुणज यानी लासा। इनका अंतर निकालना था तो इनका 60 आया, इनका 30 आया, यानी 60 माइनस 30, यही क्वेश्चन में पूछ रहा था अंतर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये कितना आसान क्वेश्चन था, ये उसने 4 5 6 का सबसे छोटा सारगुणज। अब आपकी अगर बेसिक नॉलेज मैंने आपको बता दी कि छोटा सारगुणज पूछे, आप सिंपल तुरंत लासा निकालिए, वही सबसे छोटा सारगुणज होगा और कुछ नहीं करना। जहां आप छोटे सारगुणज पूछे तुरंत आप लासा निकालिए। आपने इसका लासा निकाला 60, इसका लासा निकाला 30, इसने इसका अंतर पूछा 60 माइनस 30 30, हो सकता है आपके एग्जाम में इसका योग पूछ ले तो आप 60 प्लस 30 करके तुरंत 90 बता दीजिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, योग पूछ सकता है, यहाँ अंतर पूछा है, तो जो भी पूछे आप छोटा सारगुणज देखते ही लासा निकाल दीजिए। अब बताइए कोई बच्चा अगर मैथ नहीं जानता था, क्या मैंने ऐसी कोई चीज़ इसमें छोड़ी जो आपको पहले नहीं पता थी उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई? सारी चीज़ें मैंने बेसिक से आपको लासा निकालना भी सिखा दिया, सारगुणज भी समझा दिया, सवाल कैसे पूछेगा, नेक्स्ट पेपर में कैसे बन सकते हैं पेपर वो भी बता दिया, और कैसे किस अप्रोच से लगाना है वो भी बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या। अब तो पहले तो दोस्तों आप ये सीखिए कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कैसे लिखी जाती है। कुछ दोस्त जो डीएलएड किए होंगे वो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में उन्होंने पढ़ रखा होगा, लेकिन मेरा ये आपसे प्रॉमिस है कि इसमें 30 में 30 सारे बच्चे करेंगे जिनकी मैथ या उन्होंने नहीं पढ़ रखी। उसके तहत मैं आपको एक एक चीज क्वेश्चन में सारी चीजें बताते चलूंगा। देखिए यहाँ सबसे छोटी संख्या उसने पूछी और सबसे बड़ी संख्या। अब आप सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या लिखने की सबसे आसान ट्रिक समझिए। आपसे किसी ने कहा 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, आप 5 बार 9 लिख दीजिए, यही 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या। अगर आपसे कहता है कि सबसे बड़ी संख्या लिखिए तो जितनी बार अंक की संख्या उतनी बार 9 लिखिए, सबसे बड़ी संख्या वही हो गई। अगर छोटी संख्या कहता है 5 अंक की तो पहले आप 1 लिखिए, फिर 5 से 1 कम 4 बार 0 लगा दीजिए, ये 5 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई। अब ऐसे आपसे 3 अंक की बड़ी कहे तो 3 बार आप 9 लिख दीजिए, 3 अंक की सबसे छोटी कहे तो 1 लिख के 3 से 1 कम 2 बार 0 लगा दीजिए। शायद सभी दोस्त अब बड़ी संख्या और छोटी लिख देंगे। जब 8 अंक की आपसे बड़ी कहे 8 बार 9 लिख दीजिएगा, 8 अंक की सबसे छोटी कहे 1 लिख के 8 से 1 कम 7 बार 0 लिख दीजिएगा। सभी दोस्त बड़ी संख्या और छोटी संख्या लिखना सीख गए हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या सर आपने सिखाया है कि पहले 1 लिखेंगे, 5 से 1 कम 4 बार 0 लगा देंगे, लिख लिया आपने। फिर उसने कहा 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, आप कहोगे सर 3 बार आपने कहा था 9 लिख दूं, यही सबसे बड़ी हो जाएगी। इसका उसने अंतर पूछ रखा है, माइनस कर दीजिए, 0 से 9 जाएगा नहीं, 1 इधर से आप हासिल ले लिए, 10 से 9 गया 1, यहाँ 9 बचा था 9 से 9 गया 0, यहाँ 9 बचा था 9 से 9 गया 0, इधर से 1 हासिल गई थी 9 ऐसे उतार लिया 9001। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए सीटेट कितना आसान सा क्वेश्चन पूछता है, बस आपको एक थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट पता हो जो मैं आपको सिखा रहा हूं। जिनकी मैथ बिल्कुल नहीं आती उनके भी इस बार 30 में 30 आएंगे दोस्तों। वीडियो देखते आप कुछ कॉन्फिडेंस आपको आने लगे होंगे, आगे जैसे जैसे क्वेश्चन होंगे और वीडियो के एंड में आप खुद कमेंट करके कहोगे सर इस बार तो 30 में 30 जरूर आएंगे और मैथ में आएंगे। ये सभी बच्चे बोलेंगे जिनके इससे पहले 5 नंबर भी ना आए हों।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 27,777 प्राप्त करने के लिए 7,077, 7,707 और 7,007 के योगफल में क्या जोड़ना होगा। अब दोस्तों समझिए, उसने क्वेश्चन को इतना घुमा दिया, इतनी बार 7 की रिपीटेशन उसने दे दी कि आप इसको देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए और क्वेश्चन आप समझ नहीं पाए कि क्वेश्चन कह क्या रहा। इसको छोड़िए, हम इधर बात करते हैं। देखिए, मान लो उसने एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि 10 लिखा है, फिर एक श्रृंखला दे रहा हूं 1, 5 और 4। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं दोस्तों, इसमें क्या, ये यहाँ मान लीजिए 3 है, सॉरी इसमें मान लीजिए 1, 5 और 3। अब मैंने आपसे कहा इसमें क्या जोड़ा जाए तो 10 प्राप्त होगा, तो आप क्या कहोगे, सर पहले इसको जोड़ दिया जाए, 5 1 6 3 9, 9 से 10 को घटा के एक अंक कम है, वही एक इसमें जोड़ दिया जाए तो 10 संख्या प्राप्त हो जाएगी, यही तो आप कहोगे। तो इसमें क्या है, अब जैसे ये सवाल आपने लगाया, देखिए सेम इसी तरीके से ये सवाल पूछा है नहीं पूछा है। जहां 27,777 दिया है वहां मैंने 10 दिया था, जहां ये 3 संख्या दिया है वहां 1 5 3 दिया था, और यही अंतर जो यहाँ 1 हम बता रहे हैं वही उसने हमसे पूछ रखा है। बस उसने एक 7 की इतनी बार रिपीटेशन दे दी कि बच्चे एग्जाम हॉल में थोड़ा सा प्रेशर में आके वो उनको सवाल समझ में नहीं आया कि सवाल कह क्या रहा है। लेकिन आप अगर हमसे पढ़ के जाएंगे, वो कितना भी आपको फंसाने की कोशिश करेगा, आप सवाल देखते ही उसको मुस्कुरा के तुरंत कहोगे कि ये तो सबसे आसान सवाल दिया है, जो इसने फंसाने की हमकी कोशिश की है उसकी कोशिश पूरी नाकामयाब रहेगी। देखिए अब आपको समझ में आ गई कि सर ने जैसे कहा था कि 10, 1, 5 और 3 इसमें क्या जोड़ी जाए तो 10 प्राप्त हो जाए, तो आपने इन तीनों को पहले जोड़ा था फिर घटाया था, वैसे हम इन तीनों को जोड़ेंगे। 7,077, फिर 7,707, फिर 7,007, इसको ऐसे लिखिए, 7 7 14 और 7 21 2 हो गए, 7 2 9 हो गए, फिर 7 ऐसे उतार लीजिए, 7 7 14 7 21,791 आ गए। अब जैसे हमने 10 से इसके योग को घटाया था, ऐसे 27,777 को इससे घटा लेंगे, 27,777 हो गया माइनस 21,791, घटा लीजिए, 7 से 1 गए 6, 7 से 9 जाएगा नहीं, एक इधर से हासिल लिए, 17 से 9 गए 8, फिर यहाँ बचे 6, 6 से 7 जाएगा नहीं, एक हासिल लिए, 16 से 7 गए, 16 से 7 गए 9, यहाँ कितना बचा 6, 6 से 1 गया 5, 2 से 2 जाएंगे 0, 5,986, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। देखिए कितना आसान सा सवाल था, बस आप बेसिक आप पकड़ लीजिए, सीटेट में ऐसे सवाल आएंगे आप तुरंत लगा लेंगे, बस आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जो मैं आपका कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ, इस कंसेप्ट को आप दिमाग में बैठाइए। लैंग्वेज वो देगा, लैंग्वेज आपसे ऐसे देगा कि आप सवाल ना समझ सके, लेकिन एक बार उस लैंग्वेज को मैं जिस अप्रोच से दिखा रहा हूँ आप देख के जाएंगे, एग्जाम में वो कोई भी लैंग्वेज बना के पूछेगा आप तुरंत उसको सॉल्व कर देंगे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसी विद्यालय में 320 विद्यार्थी हैं जिनमें से 1/4 लड़कियां। सिंपल सा उसने कहा कि 320 विद्यार्थी हैं, इसका 1/4 लड़कियां हैं, तो आप ऐसे 1/4 से गुणा कर लीजिए, 8 चौक 32, ये 0 ऐसे उतार लीजिए, 80 एकम 80 लड़कियां हैं, आपको पता चल गई 80 लड़कियां हैं। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, लड़कों की संख्या के 2/3। अब लड़के कितना, 320 में 80 अगर लड़कियां हैं तो आप कहोगे सर 320 माइनस 80 240 जो हैं ये लड़के हैं। फिर इसने कहा लड़कों की संख्या के 2/3, 2/3 यानी ऐसे 2/3 कर लेंगे, खिलाड़ी हैं, फिर 8 त्रिक 24, ये 0 ऐसे उतार लेंगे, और 80 दूना 160 लोग खिलाड़ी हैं। इसने कहा जो खिलाड़ी ने उन लड़कों की संख्या, तो टोटल 240 लड़के हैं, उसमें से 160 खिलाड़ी हैं, तो 240 से 160 घटा दीजिए, 80 लोग जो बच्चे वो लड़के हैं लेकिन खिलाड़ी नहीं है, और यही क्वेश्चन पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर यात्रा के लिए 40 रुपए का भाड़ा दिखाता है। पहले आप कहीं जाएंगे तो 2 किलोमीटर का वो 40 रुपए लेगा, और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए वो 15 रुपए का भाड़ा लेगा। यानी जैसे आप 3 किलोमीटर जाना है तो पहले 2 किलोमीटर का वो 40 रुपए चार्ज कर देगा, फिर अगले 1 किलोमीटर का 15 रुपए लेगा, यानी 40 15 55 रुपए लेंगे। ऐसे आपको चाहे जितनी लंबी यात्रा हो, पहले तो वो 2 किलोमीटर का आपसे 40 ले लेगा, उसके बाद बचे जितने किलोमीटर उसका वो 15 रुपए प्रति किलोमीटर के रेट के हिसाब से लेगा। ये सवाल इतना कहा। फिर उसने कहा मोहन ने अपने घर से अपने ऑफिस की यात्रा के लिए 190 रुपए किराए दिए। समझिए, अब उसने 190 दिया तो इस 190 में उसने 40 रुपया तो पहले 2 किलोमीटर का दे दिया गया होगा,
जैसा सवाल में उसने कहा बच्चे 190 से 40 का 150, ये 150 उसने कैसे दिया होगा 15 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से। तो 15 से अगर हम भाग दे दें तो 15 दहम्मा 10 किलोमीटर के उसने 150 रुपये दिए हैं। 15 दहम्मा 150 यानी 10 किलोमीटर के उसने 150 दिए, 40 रुपये उसने 2 किलोमीटर के दिए। तो टोटल वो कितना चला 2 + 10 किलोमीटर, टोटल उसने 12 किलोमीटर की यात्रा की अपने ऑफिस से घर तक। और ये आपसे यही पूछ रहा है उसके घर से उसके ऑफिस की दूरी कितनी है, तो 12 किलोमीटर आप तुरंत बता दोगे, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखिए कितना भी आसान क्वेश्चन है, बस केवल लैंग्वेज एक उसने बड़ी फॉर्म में लिख दी है। इतना लंबा क्वेश्चन आप देखिए, एग्जाम में आप डर गए कि ये तो बहुत बड़ी लैंग्वेज है, उसने क्या, जबकि उसने एक सिंपल सी भाषा में केवल आपको समझाया। आप एक धैर्य से उस क्वेश्चन को पढ़िए, तुरंत बनने वाले क्वेश्चन, और सीटेट में कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बस लैंग्वेज बड़ी करके आपको डरवाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक बाल्टी के 2/7 भाग में पानी है। अब आप समझिए भाग कैसे किसको कहते हैं, जैसे मैंने कहा 1/4, इसका मतलब हुआ कि 4 में से मैं 1 रुपये की बात कर रहा हूँ, 4 में से मैं 1 रुपये की बात कर रहा हूँ। या मैंने 2/3 लिखा, इसका मतलब मेरे पास 3 रुपये हैं, उस 3 में से मैं 2 रुपये की बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा मैंने राम को 2/3 रुपये दे दिए, इसका मतलब मेरे पास 3 रुपये थे, मैंने जिसमें से 2 रुपये राम को दे दिया। तो भाग का आप कंसेप्ट समझ गए। जैसे 5/7 का मतलब 7 में से वो 5 भाग की बात कर रहा है, 1/7 का 7 में से 1 भाग की बात कर रहा है। अब फिर हम क्वेश्चन की ओर लौटते हैं। क्वेश्चन ने कहा बाल्टी के 2/7 भाग में पानी, एक बाल्टी है। अब 2/7 का मतलब आप तुरंत कहोगे सर ये 7 में से 2 भाग की बात कर रहा है, इसमें पानी है। अब एक बाल्टी है, देखिए समझिए ये बाल्टी है, इसमें 7 भाग हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक 7 भाग है, इसमें से 2 भाग, ये नीचे वाले 2 भाग में हमने मान लो पानी है भर दिया। फिर आगे क्या कर रहा है, बाल्टी के ऊपर तक पानी से भरने के लिए 15 लीटर पानी की और आवश्यकता है। तो कितने भाग बचे हैं, 1 2 3 4 5 भाग बचे, और ये 5 भाग के लिए 15 लीटर पानी की आवश्यकता है। यानी एक भाग भरने के लिए 5 × 15, एक भाग भरने के लिए 3 लीटर पानी लगेगा। अब पूछ रहा है बाल्टी की धारिता क्या है। धारिता की मतलब होती है कैपेसिटी, यानी उस बाल्टी की कुल क्षमता, उस बाल्टी में अधिकतम हम कितनी पानी को स्टोर कर सकते हैं, तो वही पूछ रहा है। तो अब देखिए 7 लेयर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एक लेयर में 3 लीटर आता है, तो टोटल 7 लेयर में 7 × 3 21 लीटर पानी आएंगे। यही उसने हमसे पूछा था, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखिए बस केवल आप एक कंसेप्ट को जाने, भाग का कहा उसने, जो पूछे वो बहुत आसान सा पूछेगा, बेसिक कंसेप्ट आप पता हो बस। और देखिए जिनको मैथ नहीं आती उनके लिए मैं स्पेशली सारी चीज़ें बाई चित्र एक एक चीज़ें बेसिक समझाते हुए चल रहा हूँ कि आपको ऐसा ना फील हो कि सर मैंने प्रीवियस क्लासों में नहीं कुछ पढ़ रखा है, मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आती। आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी, चाहे आपने पढ़ रखा है चाहे नहीं पढ़ रखा है। वैसे मैंने नहीं कहा है आपसे कि 30 में 30 आएंगे, कहा है तो आएंगे जरूर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, एक रेलगाड़ी ए से 17:40 बजे चलती है, बी पर उसी दिन 22:15 बजे पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा यात्रा में लगा समय, समझिए हमारे आपके यहाँ जो घड़ी होती है वो 12 तक होती है, 12 के बाद फिर 1 हो जाता है। रेलवे की घड़ी 12 के बाद 13 होती है, वो 24 तक जाती है। जहां आपको 12 से बड़ी टाइम दिखे वहां 12 माइनस कर लीजिए। ये 17 से 12 गए, 5:40 की बात कर रहा है। ये 22:15, तो 12 माइनस कर लीजिए, 22 से 12 गए 10:15 की बात कर रहा है। और ये दोपहर के बाद जैसे 12 दोपहर बजे, फिर 1 के जब ये 13 बजाता है, तो आप समझ लीजिए जो आप 12 माइनस करके निकाले वो दोपहर के बाद का समय है। ये शाम 5:40 की है, ये शाम की बात 5:40 की कर रहा है, ये रात की बात 10:15 की कर रहा है। उसने पूछा है कि इस यात्रा में रेलगाड़ी द्वारा लगा समय। अब आप 5:40 से 10:15 के बीच कितना टाइम लगा। आप कहोगे सर अगर इसको हम 6 मान ले तो 6 से सीधे 4 घंटे 10 हो गए, प्लस इधर 5:40 में 6 तक जाने 20 मिनट इधर लगा था उसको। फिर आप कहोगे सर 10 के बाद भी वो 15 मिनट चला है, तो प्लस 15, तो 4 घंटे 20 और 15 35, 4 घंटे 35 मिनट उसको इस पूरी यात्रा में लगा है। सिंपल सा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। अब वो कोई भी टाइम आपको दे दे, जैसे आप 12 के ऊपर की संख्या देखेंगे आप तुरंत उससे 12 माइनस कर लीजिएगा, फिर उसके बीच में आप आसानी से गैप बता दीजिएगा। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक 90 सेंटीमीटर लंबी तार को, एक तार है 90 सेंटीमीटर लंबी है, उसको मोड़कर एक आयत का रूप दिया गया है।
एक 90 सेंटीमीटर की आपके पास तार है, उसको एक आयत का रूप दिया गया। अब आयत समझिए, आयत किसको कहते हैं? एक 4 भुजाओं से एक बंद आकृति जिसमें लंबाई से बराबर हो दोनों साइड की, चौड़ाई से बराबर हो। जैसे यहाँ मैंने दिखाया, मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का रहे, ये 10 सेंटीमीटर का है तो ये भी 10 सेंटीमीटर। ऐसी आकृति को आयत कहते हैं। सिंपल शब्दों में 4 भुजाओं से बंद आकृति जिनमें आमने सामने की भुजा या सम्मुख भुजाएं बराबर हो, उस आकृति को आयत कहते हैं। फिर अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन ने कहा है एक 90 सेंटीमीटर लंबी तार को मोड़कर एक आयत का रूप दिया गया, यदि आयत की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है। अब मान लीजिए ऐसे आयत है, ये आयत है, ये 15 सेंटीमीटर का है और ये भी 15 सेंटीमीटर का होगा क्योंकि आयत में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, और ये एक तार को मोड़ के बना है। तो 90 सेंटीमीटर लंबी तार थी, 90 में से 15 और 15 30 सेंटीमीटर, तो उसकी ये 2 भुजाएं हो गई, बचा 60 सेंटीमीटर जो है ये और ये दोनों भुजाएं, और ये दोनों भुजाएं बराबर है, यानी कि 30 ये होगा और 30 ये होगा। अब आपको ये चौड़ाई और लंबाई दोनों पता चल गया। अब आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है ये भी आप लिख लीजिए। आयत का जब भी क्षेत्रफल आपको निकालना हो तो लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आयत की क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। इससे अगर आपको नहीं पता हो कहीं नोट कर लीजिए। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ लंबाई 30 दी गई है, चौड़ाई 15 दी गई है। आप आसानी से बता दोगे सर 30 गुणे 15, 15 तियां 45 ऐसे लिख लोगे, और ये एक जीरो सर ऐसे उतार लेंगे, 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि दोनों में सेंटीमीटर है लंबाई और चौड़ाई दोनों में, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी सही है। अब ये मैंने आपको एक बेसिक नॉलेज के लिए समझाया, एग्जाम हॉल में आपको ऐसे नहीं करना है। आप ऐसे पेपर पाए 90 सेंटीमीटर लंबी तार है, आयत का रूप दिया गया, यदि आयत की चौड़ाई 15, तो आप समझ जाओगे एक तरफ 15 यानी दोनों साइड 30 सेंटीमीटर होगी। 90 से 30 कम कितना हो गया 60 सेंटीमीटर, ये 2 बची भुजाएं हो गई जो उसकी लंबाई है। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी एक भुजा 30 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है। चौड़ाई उसने पहले दे रखी थी कि 15 है, 30 लंबाई आपने निकाल ली। लंबाई गुणे चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है, 15 तिया 45, 450 सेंटीमीटर। इतने में आपका एग्जाम हॉल में सवाल सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 4 और 2/3 समकोण हो। अब देखिए यहाँ एक शब्द आया समकोण। समकोण का मतलब होता है बच्चों 90 डिग्री। समकोण जहाँ दिखे उसका मतलब होता है 90 डिग्री। जैसे समकोण त्रिभुज आप अगर पढ़े हो तो देखिए इसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। यहाँ जो कोण 90 डिग्री होता है इसी त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण से सीधा आप मतलब लगाइए 90 डिग्री की वो बात कर रहा है। आगे क्वेश्चन में देखिए 4 और 2/3 मतलब 4 पूरे समकोण हैं इसका मतलब है, और 2/3 और समकोण है। तो तुरंत आप निकाल लीजिए 4 समकोण का मतलब 90, 9 गुणे 4 गुणे 90, 9 चौक 36, और ये जीरो ऐसे उतार लीजिए 360। फिर 2/3 समकोण और की बात कर रहा है तो 2/3 गुणे 90, 30 तियां 90, 30 दूना 60, 60 की इसने और बात की तो 360 और 60 420 की ये बात कर रहा है। उसने कहा डिग्रियों की संख्या 395 कितनी अधिक है, तो ये 420 395 कितनी अधिक है। आप सिंपल सा इससे इसको घटा देंगे, 395 420 गया कितना बचा 25। यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जहां भी आपको समकोण दिखे वहां आप 90 से तुरंत मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ उसने 4 और 2/3 कहा, हो सकता 5 और 1/3 कह दे तो 5 को 90 से गुणा करा के फिर 90 को 1/3 से गुणा करा दीजिए। इससे कम इससे ज़्यादा जो चीज़ें पूछे वो आप सिंपली बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। उसने पहले तो 4 कंडीशन दी गई हैं, 1 2 3 1 4, फिर ऑप्शन दिए गए हैं। अब समझिए निम्न गुणों वाली आकृति की पहचान कीजिए। इसकी 4 भुजाएं हैं। मैंने अभी आपको आयत पढ़ाया था तो आयत की मैंने आपको बताई थी 4 भुजा। आयत की आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि सम्मुख भुजाएं बराबर होती। ऐसे एक आकृति मैं आपको वर्ग पढ़ाऊंगा। वर्ग क्या है जिसकी चारों भुजाएं बराबर, ये भी 10 हो, ये भी 10 हो, ये भी 10 हो, ये भी 10 हो, ये वर्ग होता है। ये
वर्ग होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। अच्छा एक चीज और समझिए, हर वर्ग आयत होता है। देखिए अगर इसमें हम देखें तो क्या सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं है, ये इससे बराबर नहीं, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो हम वर्ग को आयत भी कह सकते हैं। यानी एक कंसेप्ट आप और दिमाग में बिल्ड कर लीजिए, हर वर्ग एक आयत होता है लेकिन हर आयत एक वर्ग नहीं होता है। इन दोनों को सीटेट ने कई बार अपने प्रश्न में पूछ चुका है, लेकिन जहां दिखे हर वर्ग आयत होता है आप सही टिक करिएगा, लेकिन पूछे हर आयत वर्ग होता है आप तुरंत उसको गलत टिक करिएगा। अब इसको आपने समझ लिया, आयत और वर्ग दोनों के आप गुण जान गए। अब देखिए इसकी चार भुजाएं हैं, आयत और वर्ग दोनों चार भुजाएं, यह एक बंद आकृति है, दोनों बंद आकृति है, इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर है। देखिए वर्ग में भी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी क्योंकि उसमें तो चारों भुजाएं बराबर होती है, ये 10 तो ये भी 10, और आयत में भी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये आयत वर्ग दोनों फॉलो कर रहा है। समांतर है मतलब एक दूसरे के पैरेलल है, तो आप देखते हैं वर्ग और आयत दोनों में भुजाएं समांतर होती हैं ऐसे, तो ये भी फॉलो कर रहा है। आगे उसने कहा इसके सभी कोण 90 डिग्री हैं, तो ये भी सही है, आयत के भी कोण 90 डिग्री होते हैं और सारे कोण, और वर्ग के भी सारे कोण 90 ही डिग्री होते हैं। यानी ये चारों कंडीशन जो इसने दी है ये आयत और वर्ग दोनों में फॉलो कर रहा है। अब ऑप्शन हम पढ़ते हैं, यहां उसने ऑप्शन दे रखा है केवल आयत है, तो केवल आयत नहीं, आयत और वर्ग दोनों है, ये ऑप्शन गलत। केवल वर्ग है नहीं, आयत या वर्ग, हाँ ये सही है, आयत भी हो सकता है वर्ग भी हो सकता है, केवल समचतुर्भुज ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 25 विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं। अब ये 25 बच्चे, मान लीजिए आप एक क्लास में पढ़ रहे हैं, आपकी क्लास में 25 बच्चे हैं, एक मैथ का टेस्ट लिया गया, उस टेस्ट पेपर में भिन्न भिन्न नंबर सबके, वही 25 बच्चों के नंबर यहाँ मेंशन कर दिए गए हैं। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, 32 और 42 के बीच अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। 32 और 42 के बीच का मतलब दोस्तों आप समझिए, ये 32 और 42 के बीच की मतलब हुआ 32 से बड़ा यानी 33 और 42 से छोटा मतलब 41 तक जितने बच्चे हैं उनकी संख्या पूछ रहा है। आप क्वेश्चन में गलती क्या करते हो, आप 32 से 42 करने लगते हो, 32 से 42 नहीं काउंट करना, यहाँ पूछ रहा है 32 और 42 के बीच। अगर आपसे क्वेश्चन ये कहता है 32 से 42 तक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तब आप 32 से लेके 42 तक, तो वहाँ लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। ऐसे सवाल में वो 32 और 42, तो जब जो इस तरीके से और लिख के कहे समझ जाइए, इसमें +1 कर दीजिएगा, इसमें -1 कर दीजिएगा। जैसे 33 से 41 के बीच वाले बच्चों को आपको निकालना है, जब उसने पूछे 32 से 42 तक तो आप तुरंत 32 से 42 तक, तो 32 भी लीजिए 42 भी लीजिए। अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उसने कहा 32 और 42 के बीच, तो आप कहोगे सर हमको 33 से लेके और 41 नंबर लड़के तक ढूंढना है। अब आप ऐसे पेपर पाओगे, इसी में आप ऐसे पेन से देखना, देखिए पहले आप देखोगे 32 से 33 हमको हेरना है, 41 ढूंढना है, 41 और 33 के बीच, ये 33 से छोटा है, यहाँ ये 36 बड़ा है, ये 45 से बड़ा ये भी नहीं होगा, फिर 47 ये भी नहीं होगा, 30 भी नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, हाँ 33 से बड़ा 34 से ये आ जाएगा, 35 भी आ जाएगा, 39 भी आ जाएगा, 40 भी आ जाएगा, 37 भी आ जाएगा, 28 नहीं आएगा, 33 से छोटा है, 47 41 से बड़ा है, 33 31 से छोटा है, हाँ 33 भी आ जाएगा, 38 भी आ जाएगा, 42 नहीं आएगा, 44 नहीं आएगा, 49 नहीं आएगा, 39 भी आ जाएगा, 27 नहीं आएगा, 40 भी आ जाएगा, 35 भी आ जाएगा, 43 नहीं आएगा, 33 आ जाएगा। आप ऐसे अपने कॉपी में एक कलम से मार्क कर लीजिएगा, फिर गिन लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यही आपसे वो पूछ रहा था कितने बच्चे हैं जो 32 और 42 यानी कि 33 से लेके 41 नंबर तक प्राप्त किए हैं। बच्चों की संख्या कितनी है, 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए सीटेट का एक सबसे अच्छा पैटर्न है, वो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बनाता है। बच्चे आप लोग करते हो क्या हो, जब भी बड़ा क्वेश्चन देखते हो आप तुरंत डर जाते हो कि इतनी बड़ी क्वेश्चन, इसको हम पढ़ेंगे सबसे ज़्यादा टाइम जाएगा, ये क्वेश्चन टफ होगा। लेकिन आज के बाद एक चीज़ आप ध्यान रखिए, सीटेट जितना बड़ा आपसे क्वेश्चन पूछे समझ लीजिए ये क्वेश्चन उतने आसान है, और बड़े क्वेश्चन को देख के आप एक बार मुस्कुराइए एग्जाम में, इससे आपका एग्जाम प्रेशर स्ट्रेस जो है वो कम हो जाएगा।
तुरंत समझाइए कि ये क्वेश्चन तो फ्री का देके गया। जो भी बड़ा क्वेश्चन देखिए सीटेट में, समझ जाइए कि ये क्वेश्चन हमको वो फ्री में देके जा रहा है नंबर। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, देखिए सबसे आसान, इतनी देर में जितने प्रश्न है यही आपको लगेगा। पूछा, एक विक्रेता द्वारा 6 दिनों में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या को प्रदर्शित करता है। एक चार्ट बनाया गया, मान लीजिए आपने दुकान खोल रखी, आपने 6 दिन में जो कंप्यूटर बेच रखा उसी को इसने दर्शाया कि सोमवार को 28 बेचा, मंगल को 25 बेचा, बुधवार को 37 बेचा, ऐसे 6 दिनों का डाटा दिया गया। फिर यहाँ चले आइए नीचे क्वेश्चन पढ़िए। अब देखिए ये इतना बड़ा कोई मतलब का नहीं था, छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन वो केवल दिखाने में आपको डरवा रहा है क्वेश्चन से। अब देखिए सोमवार, बुधवार और शनिवार को विक्रेता द्वारा बेचे गए कंप्यूटर। अब सोमवार, आप देखिए ये सोमवार हो गया, फिर बुधवार कह रहा है, ये बुधवार हो गया, फिर शनिवार कह रहा है, ये शनिवार, ऐसे कहाँ पे मार्क कर लीजिए, द्वारा बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या। अब इसी में आप जोड़ लीजिए 8 7 15 और 5 20, बच्चे कितने 2 2 2 4 4 3 7 2 9, ये 90 कंप्यूटर इसने बेचे। कितने बेचे? 90 कंप्यूटर। फिर उसने क्या कहा, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, तो मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या। देखिए मंगलवार को 25 बेचे, बृहस्पतिवार को 23 बेचे और शुक्रवार को 38 बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या। इसको जोड़ लीजिए, 5 3 8 और 8 16, बचे कितने 1 2 और 1 3 3 2 5 और 3 8 86। ठीक है, 86 कंप्यूटर बेचे। कंप्यूटरों की कुल संख्या में अंतर, 90 से 86 में कितना अंतर है? 4 का अंतर है, और यही उसने पूछ रखा था। अब बताइए इतना बड़ा आसान, इतना बड़ी लैंग्वेज क्वेश्चन और कितना आसान क्वेश्चन। तो आज के बाद मेरी क्लास देखने के बाद ये आप सोच के जाइए, जब भी सीटेट में बड़ा क्वेश्चन देखिएगा समझ लीजिए कि अब ये फ्री का नंबर हमको देके गया। तुरंत आप एक बार बड़े क्वेश्चन को देख के एग्जाम हॉल में मुस्कुराइएगा जरूर कि जितना बड़ा क्वेश्चन उतना आसान है, और ऐसे क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 25 चलते हैं। 25 नंबर कह रहा है, निम्न पैटर्न का अवलोकन कीजिए। एक पैटर्न हमेशा सीटेट अपनी परीक्षाओं में पूछता है, ये पैटर्न सबसे आसान होता है, बस आपको देखने की एक नजरिए की जरूरत है। देखिए जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 5, यहाँ 8, यहाँ 7 9 11 27, यहाँ 13 15 17 19 64। अब आप देखिए सभी बच्चे ने देखा, आप कितना भी कमजोर बच्चा है उसने एक चीज तो नोटिस की होगी कि सर यहाँ 1 शब्द है, यहाँ 2 शब्द है, यहाँ 3 शब्द है, यहाँ 4 शब्द है, यानी एक एक शब्द बढ़ते जाए, यानी इसके आगे कोई श्रृंखला होगी तो उसमें 5 शब्द होगी। अच्छा क्वेश्चन क्या पूछा, अगली पंक्ति के दाएं पक्ष में संख्या क्या होगी, जो इसके बाद की एक पंक्ति होगी उसके इस साइड का नंबर पूछा है। अब आप इतना तो पढ़ के जानेंगे कि सर इसमें 1 अंक थे, इसमें 2 का जोड़ किया गया, इसमें 3, इसमें 4, तो जो नई एक श्रृंखला बनेगी इसके बाद वाली उसमें कितने अंक आएंगे सर? 5 अंक आएंगे। आप ये बता दो कि ऐसे उसमें जोड़ का निशान लगा रहेगा पांचों में, फिर बराबर का लिखा रहेगा, 1 अंक इधर रहेगा। इतना तो सबको दिख गया होगा। फिर आप ध्यान से देखिए एक चीज इसमें सभी बच्चों को दिखेगा, सर यहाँ 1 था, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, अंतराल से 2 बढ़ रहे हैं सब में, फिर सर 9 हो गया, फिर ये 11 हो गया, फिर ये 13 हो गया, फिर ये 15 हो गया, ये 17 हुआ, ये 19 हुआ, तो इसके बाद वाली संख्या सर 21 होगी। 2 प्लस, आप कहोगे सर ये तो 21 हो जाएगी, फिर 2 बढ़ाएंगे सर ये 23 हो जाएगी, फिर 2 बढ़ाएंगे 25 हो जाएगी, ये 27 हो जाएगी, ये 29 हो जाएगी। अच्छा देखिए ये जो संख्याएं लिखी इसी का योग इधर लिख दिया गया, 1 इधर लिख दिया, इधर 5 3 8 लिख दिया, इधर 9 7 16 और 11 27 लिख दिया, इधर 13 15 28 17 45 और 19 64 लिख दिया। तो सर इसी का योग इधर लिखा जाएगा। अब आप इसको ऐसे जोड़े, 1 और 3 4, 5 और 4 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, 25 के 5 लिख दीजिए, बचे 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 125। पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में, अगली पंक्ति के दाएं पक्ष में, तो ये पंक्ति है अगली वाली, इसके दाएं पक्ष में क्या है 125, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया क्यों, ये क्वेश्चन तो वैसे ही आप एक चीज और अवलोकन करिए तो सबसे आसान है। देखिए यहाँ 1 का क्यूब लिखा गया है, यहाँ 2 का क्यूब लिखा गया है, यहाँ 3 का क्यूब लिखा गया है, यहाँ 4 का क्यूब लिखा गया है, तो यहाँ 5 का क्यूब 50 25 पंचे 125, ये तो मैं तुरंत आपको बता देता, लेकिन मैं आपके अंदर एक नॉलेज, एक कंसेप्ट बैठाना चाहता हूँ। मान लो उसने एग्जाम में दायां पक्ष नहीं पूछा, वो पूछ लेता अगली पंक्ति के
दूसरा अक्षर कौन सा है, तो आप कैसे बताते? तो मैंने पूरी आपको एक टेबल ही बनवा दी कि अगली पंक्ति कैसे आएगी। इसकी अगली पंक्ति भी आप जान जाओगे, ये 5 अंक की तो फिर 6 अंक की आएगी, इससे 2 बढ़ाते बढ़ाते पूरा कंसेप्ट बिल्ड है। एग्जाम में वो इस तरीके से कोई क्वेश्चन पूछे आप तुरंत बता दोगे। वैसे इसका सबसे आसान तरीका तो ये है, लेकिन आप ये जानिए ताकि आप पूरी पंक्ति में वो कोई भी शब्द पूछ ले, कल पूछे वो अगर नेक्स्ट पेपर में कि बाएं साइड का तीसरा शब्द, चौथा शब्द, पांचवा शब्द, सारे शब्द आप बता सके। तो ये 15 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमारी पेडागॉजी स्टार्ट हुई। अब दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, आपने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए, क्या कोई कमज़ोर छात्र जिसको मैथ नहीं आती थी 15 क्वेश्चन में एक भी ऐसे क्वेश्चन हुए जो आपको लगे हो कि सर मैं पढ़ नहीं रखा या मुझे मैथ नहीं आती, मैं नहीं कर पाऊँगा? सारे क्वेश्चन आपने बनाए। तो अब जो 15 क्वेश्चन पेडागॉजी की बची, पहले मैं आपका फीडबैक लेना चाहूँगा, उसके बाद मैं आपको पेडागॉजी पढ़ाऊँगा। आप लोगों को करना क्या है, इसके कमेंट सेक्शन में बताइए कि जिस तरीके से मैंने क्लास दी है क्या आप 30 में 30 कर लोगे। दूसरी बात दोस्तों, मैं पेडागॉजी कह रहा हूँ, पेडागॉजी में 15 क्वेश्चन इतनी शानदार मैं आपको समझाऊंगा, इतनी शानदार समझो। आपने जहाँ एनसीएफ 2005 नहीं पढ़ रखा है, एनईपी 2005 नहीं पढ़ रखा, पेडागॉजी ही नहीं पढ़ रखा, फिर भी आप मैथ के 15 के 15 पेडागॉजी सही करके आओगे और मैथ पूरे मैथ में 30 में 30 सही करके आओगे। भले आपने पेडागॉजी किसी सब्जेक्ट की नहीं रखी, ना आप एनसीएफ की नॉलेज रखते, ना एनईपी की नॉलेज रखते, एक ऐसा आपको अप्रोच बताऊंगा कि आप क्वेश्चन देखते ही उसको तुरंत टिक कर देंगे। लेकिन उसके लिए मैं पहले एक छोटा सा टारगेट रखूंगा। आपको अगर वीडियो ये पसंद आई हो तो इस वीडियो पे आप 500 लाइक का मैं एम रखता हूं। हमारा चैनल अभी नया है तो आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। आप दोस्तों को अपने शेयर कीजिए, अपने घर के जितने फोन हो उसमें वीडियो को शेयर करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी ग्रुपों में भेजें और उनसे एक मेरे तरफ से एक छोटा सा निवेदन करें कि एक बार सर की ये क्लास को पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद वो खुद कहेंगे कि हाँ, इन सर से पढ़ने के बाद में 30 में 30 आ जाएंगे। अभी 75 से 80 दिन बचे हैं लगभग सीटेट के पेपर में मेरे हिसाब से। ऐसे एक पेपर हम रोज सॉल्व करेंगे और 15 क्वेश्चन कंटेंट और 15 पेडागॉजी, 30 क्वेश्चन करेंगे अगर आप 500 लाइक कर देंगे। और पेडागॉजी भी इतनी शानदार आपको मैं बताऊंगा कि आपको कहीं अलग क्लास देखने की जरूरत नहीं। यही 30 क्वेश्चन आप पढ़ के 80 दिन में 80 ओरिजिनल पेपर, ऑफिशियल पेपर, लगभग 80 पेपर सॉल्व करा देंगे एक ऐसे अप्रोच के साथ कि आप एग्जाम में बैठने के बाद में मैथ में तो आप कॉन्फिडेंस से पहले एग्जाम बाहर में ही कह दोगे इस बार मेरे मैथ में 30 में 30 आएंगे। बस अब आपकी सपोर्ट की हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए ताकि 500 लाइक जरूर हो जाएं। और 500 लाइक अगर हो जाएंगे तो उस दिन से हम पेडागॉजी के भी 15 क्वेश्चन इसी क्लास में 30 क्वेश्चन की हम क्लास रखेंगे, एक पूरी शानदार क्लास रखेंगे सभी बच्चों के लिए जिनको मैथ आती है, जिनको नहीं आती है। एक ऐसे वे में लेके चलेंगे जिसमें आपके एक क्वेश्चन भी नहीं गलत होंगे। इसी के साथ आज वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। आप अपना टारगेट पूरा करिए। अगर टारगेट आज पूरा हो जाएगा, कल से आपको क्लास में 30 के 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और पेडागॉजी बहुत शानदार तरीके से मिलेगी। इसी के साथ क्लास बंद करते हैं। धन्यवाद।